नमस्कार, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल CDP बाय आंचल। आज का वीडियो DSSB PRT 2024 के इंडिकेटिव सिलेबस को लेकर है। काफ़ी बच्चों का ये कंसर्न है कि आपकी बाकी पोस्ट के लिए सिलेबस जारी किया गया है, फिर PRT के सिलेबस के लिए इतना समय क्यों लग रहा है। खैर, ये बातें अंदर की है, आयोग के लोग जाने। मैं आप लोगों को इंडिकेटिव सिलेबस में क्या इंडिकेशन आपको मिलेगा, क्या सिलेबस रहने वाला है, वो अपने तजुर्बे के आधार पे दे रही हूँ। मेरे पास आयोग की मोहर नहीं है, पर हाँ, इतने सालों से मैं इस पेपर को पढ़ाती आ रही हूँ और पढ़ना तब भी आपको यही होगा, लेकिन अब आपको मैं पूरा क्रमवार सिलसिलेवार तरीके से बताने लगी हूँ कि सिलेबस तो आप लोगों को यही मिलेगा। बस हाँ, थोड़ा सा फेरबदल इतना हो सकता है कि जो मैंने हेडिंग्स ली है उनकी सीक्वेंस में बदलाव हो सकता है, लेकिन आपको पढ़ना यही कंटेंट होगा। और हो सकता है, शायद होगा भी, कि आप लोगों को जो सिलेबस जारी किया जाएगा वो एंटिटी की तरह मेन हेडिंग्स दे दी जाएगी। वो मेन हेडिंग्स को पाने के बाद आपकी स्थिति जो है वो वैसी ही रहेगी जैसी आज है। एंटिटी वालों के हाथ में सिलेबस ज़रूर है, पर उनको ये नहीं पता ये जो हेडिंग्स दे दी गई है, इन हेडिंग्स के अंडर हमें क्या पढ़ना है। तो मैं आपको एंटिटी की भी प्रॉपर हेडिंग्स दे दूँगी, जैसे मैंने PRT की अभी बनाई है। पर हाँ, अगर आप लोगों से मैं एक इत्तेजा करूँ तो मेरे ख्याल से जितने लोग अभी तक मुझे 5 मिनट हो गए वीडियो शुरू किए हुए देख रहे हैं, और आगे चलकर आपको लगे कि जो मैं बोल रही हूँ मेरी बात आपको सही लगे, तो आप ना एक लाइक अगर कर देंगे, शेयर नहीं करना है, क्लास को मुश्किल हो जाता है, लेकिन लाइक करना तो आपके हाथ में है। तो अगर आप एक लाइक कर देते हैं तो उसके बाद मैं एंटिटी की एक एक हेडिंग के अंदर क्या सब हेडिंग आएगी वो सारी आपको प्रॉपर ऐसे ही लिख कर बताऊँगी। और ये मैं अपनी गारंटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बता रही हूँ आपको कि मिलना आपको यही चीज़ें हैं। चलिए, आप ज़्यादा समय ना लेकर एक एक हेडिंग और उसके सब हेडिंग्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा जी, पहला वाला जो है वो है आप लोगों का बाल विकास का पार्ट। मैं थोड़ा सा साइड नहीं हो रही हूँ वीडियो से, आपको कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना पड़ेगा। मैं ये सारी जो PDF मैंने अपने हाथ से लिखकर बनाई है, ये मैं आप लोगों को अपने WhatsApp ग्रुप में भेज दूँगी। मेरे WhatsApp ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अगर जो लोग ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी बेटा, मेरा ना ग्रुप बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं और उतनी ही जल्दी छोड़ते भी हैं। कारण ये है कि अगर आप ये ग्रुप इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि आप लोगों को रोज़ बहुत सारे मैं PDFs वगैरह भेजूँगी, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। जो लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं, जिनका टारगेट सिर्फ है पेपर के लिए, और जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है कि किसी के टेलीग्राम ग्रुप से मुझे क्या मिलेगा, तो अगर आप इस तरीके से सोच कर चल रहे हैं कि रोज़ आपके लिए क्वेश्चंस का एक PDF बनकर आएगा, तो मत ज्वाइन कीजिएगा। ये वाला जो सिलेबस है इसका PDF जो है और जो मेन ऐसी चीज़ें होंगी वो मैं ज़रूर अपने ग्रुप में शेयर करती हूँ। तो पहला वाला यूनिट है आप लोगों का बाल विकास। इस यूनिट में आपने क्या क्या पढ़ना है। इस यूनिट का काफ़ी कंटेंट आपको जाना पहचाना लगेगा, क्योंकि आपने CTET में पढ़ा हुआ। बिल्कुल सही बात है, वही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है। लेकिन बेटा, इसके अंदर जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो टेट से काफ़ी हायर होता है। तो आप लोग टॉपिक ज़रूर पढ़ें, पर उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं क्लासरूम के अंदर, उसको देख के इस चीज़ को तैयार कीजिएगा। जो आप डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जो आप कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, फिजिकल वगैरह लेते हैं, उन डोमेन्स को आपने ना हर डेवलपमेंटल स्टेज के साथ में करना है। जैसे इन्फेंसी में आपको फिज़िकल का क्या है, सोशियो इमोशनल का क्या है, कॉग्निटिव का क्या है, वो सारे अलग से करने होंगे। ध्यान ये देना है कि यहाँ पर आपको प्रीनेटल स्टेजेस भी पढ़नी है, साथ ही साथ बर्थ की स्टेजेस को भी पढ़ना होगा, और बर्थ के अंदर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व होते हैं, किस किस प्रकार से डिलीवरी की जाती है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को खास ध्यान देना होगा कि ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ये वाले पार्ट को भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि NEP 2020 ने खास प्री स्कूल एजुकेशन पे बात करी है। तो वो जो कंटेंट है ECC वाला, वो आप लोगों को थोड़ा पढ़ना होगा। उसके बाद इसी के अंदर अगली हेडिंग्स में आप लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट,
उसके कौन कौन से आप लोगों के अप्रोचेस है वो सारे आपको पढ़ने हैं। तो जहाँ पर हमारा व्यक्तित्व विकास होगा उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट को आपने पढ़ना है। कार्ल रॉजर का आप लोगों को एक क्वेश्चन मिलेगा जो आपका सेल्फ कंसेप्ट को लेकर होगा। साइकोडायनेमिक में आपको सिगमंड फ्राइड की स्टेजेस के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर सिगमंड फ्राइड अपने आप में बहुत बड़ी, मैं कहूँ, किताब है खुद में। तो आपको उसके अंदर कितना पढ़ना है, क्योंकि है तो ये दरिया, पर इस दरिया में से आपको कितना पानी निकालना है कि आपका पेपर निकल जाए, आपकी प्यास बुझ जाए। तो उसके लिए कुछ खास ही आपको पढ़ना है। तो अगर आप फ्राइड को पढ़ रहे हैं तो नियो फ्राइड ग्रुप को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसमें से आपको अल्फ्रेड एडलर का नाम खास ध्यान करना है। एरिक्सन की आपको सारी अवस्थाओं को पढ़ना है, क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। उसके बाद बेटा आप लोगों को टेक्निक्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो कि आप जितने भी बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं उसके लिए कौन सा लॉन्गिट्यूडिनल और क्रॉस सेक्शनल मेथड होता है। ये है हमारी पहली यूनिट बाल विकास की विद ऑल सब हेडिंग्स। अगला वाला यूनिट देखते हैं। अगला वाला यूनिट के अंदर आपको पढ़ना है सोसाइटी एंड एजुकेशन। इसके अंदर आप लोगों को एजुकेशन का समाज के अंदर बदलाव लाने में कितना बड़ा योगदान है, तो हमने समाज में किस प्रकार सजगता फैलाई, वो सारी चीज़ों को आपको एक इतिहास के रूप में पढ़ना है कि किस प्रकार यूएन का इंटरवेंशन रहा और उसके बाद ये चीज़ें कैसे बदलती चली गई है, वो सारा आपको इसमें पढ़ना है। खास ध्यान ये रखना है कि चाहे ये सिलेबस आप लोग जो हेडिंग सीख रहे हैं इसमें NEP 2020 के रेलेवेंट क्या क्या है। तो जहाँ पे हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जेंडर की बात कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप जो मैंने SEDG लिखा है वो सारा क्या होगा, वो सारा आपको इसमें पढ़ना है। थोड़ा पॉवर्टी वगैरह के बारे में भी आपको पता हो। फिर हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन को लेकर कितने हमारे आर्टिकल्स हैं और किसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुआ, जैसे आर्टिकल 45 से हम RTE आर्टिकल 21A तक किस प्रकार पहुँचे हैं, वो सारा आपको इसके अंदर देखना होगा। साथ ही साथ आप लोगों को जो भी हमारे वर्ल्ड लेवल के ऊपर कितने हमारे प्रोग्राम्स हुए, चाहे वो UEE को लेकर है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, वो आपका EFA एजुकेशन फॉर ऑल 1990 थाईलैंड का है, वो सारे आपको मेजर डेवलपमेंट्स यहाँ पे पढ़ने हैं। साथ ही साथ बेटा इसके अंदर कुछ नई चीज़ें हैं कि हमारी एक वैकल्पिक विद्यालय अवधारणा क्या है, अल्टरनेटिव स्कूल में आपका ऋषि वैली, नली काली, ये सब योजनाओं के बारे में, ब्रिज स्कूल वगैरह क्या है। और हाँ, इसमें जहाँ पर हम समावेशी समाज की ओर पढ़ते हैं तो समावेशी एक ऐसा अध्याय है जिसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे और आपको ये नाम भी यहाँ पे दो रूपों में दिखाई पड़ेगा। एक होता है जब हम CWSN के बच्चों की बात करते हैं और एक होता है कि हमारा समावेशी का इतिहास कहाँ से बनकर आया, कैसे हम विशेष शिक्षा से एकीकृत और एकीकृत से हम समावेशी तक पहुँचे, वो उसके अंदर हमारे कौन कौन से एक्ट वगैरह लगे, PWD क्या हुआ, RPWD क्या हुआ, हमारा NTA वगैरह क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। उसके बाद है आप लोगों का बेटा RTE। ये इतने डिटेल में है कि RTE आपको कई बार दिखाई पड़ेगा और उसमें खास आप लोगों को SMC रिलेटेड, क्योंकि वो आपका कम्युनिटी के ऊपर है, तो कुछ खास धाराएं हैं, आपको सारी नहीं पढ़नी है, पर कुछ खास धाराएं मैंने जैसे अपने एप्लीकेशन पे आपको याद करने का तरीका बताया है, किस किस धारा में क्या क्या अमेंडमेंट हुआ, किस प्रकार के आपको क्वेश्चंस पूछे गए और पूछे जा सकते हैं, वो सब मैंने एप्लीकेशन पे कराया है। एक आप लोगों से और रिक्वेस्ट होगी, जो बच्चे ऐसे वीडियो बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने मेरे साथ एप्लीकेशन पे कोर्स को पूरा किया है, मेरी उनसे हाथ जोड़ के ये विनती होगी, बेटा ईमानदारी से अगर आपको मैंने ये सब करवाया हो तो एक कमेंट लिख दीजिएगा कि ये सब आपको कराया गया है। उसके बाद है बेटा आप लोगों का अगला वाला यूनिट, ये है आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और ICT को लेकर। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी तो पहले होती थी, ICT हमारे देश में 2004 में आई, हमारी ICT की पॉलिसी 2012 के अंदर आई। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर जब हम पहले ओवरहेड प्रोजेक्टर को इस्तेमाल करते थे, LCD को इस्तेमाल करते थे, ऑडियो विजुअल एड से हम CAI कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग और इंस्ट्रक्शन से पहुँचे हुए प्रोग्राम लर्निंग, सिमुलेटेड टीचिंग, ICT टूल्स वगैरह, क्वेश्चन आपको सिमुलेटेड पे आता है, हाइब्रिड लर्निंग पे आता है, फ्लिप लर्निंग पे आता है, ब्लेंड लर्निंग जो हाइब्रिड लर्निंग का ही रूप है, ये सब पर आपको क्वेश्चन मिल जाता है। ICT टूल आता ही आता है क्वेश्चन। मैं इसके साथ और चीज़ ऐड कर रही हूँ कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी देखकर जाइएगा, उसका मैंने एक वीडियो डाला था। उसके बाद बेटा अगला वाला यूनिट है आप लोगों का पेडागॉजी।
जब आयोग आपको सिलेबस देगा तो मैंने इसको चौथे नंबर के ऊपर रखा है। मैंने कहा सीक्वेंस चेंज होगा। और दूसरा ये होगा कि जो मैंने आपको पेडागॉजी के अंदर सारे सब्जेक्ट लिखे, हो सकता है वो अलग अलग हेडिंग्स बनकर आएंगी आपको, लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक हेडिंग के अंदर इन्हें सब हेडिंग बनाकर दे दिया है कि आपका लैंग्वेज में क्या होगा, मैथ्स में, ईवीएस में, एसएसटी में और साइंस में। कौन सी पेडागॉजी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो लैंग्वेज में से आएंगे। कौन सा पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, जो आप अगर छोड़ भी गए तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। हार्डली किसी शिफ्ट में साइंस पेडागॉजी का क्वेश्चन आएगा, और अगर इन केस आ भी गया तो एक आएगा। अब उस एक को करने के लिए क्या पूरी किताब पढ़े, नहीं, यहीं पे आपका एक तजुर्बेकार मेंटोर का रोल आता है। वो आप लोगों को कितना पढ़ना है और कितना छोड़ जाना है वो आपको टीचर ही बता सकता है। सिलेबस आपके हाथ में है, गूगल मैप आपको मिल गया है, अपने डेस्टिनेशन तक आप पहुंच जाएंगे, लेकिन आप कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं उसमें एक आपको टीचर हेल्प कर सकता है। चलिए, उसके बाद बेटा इसके अंदर हर पेडागॉजी के अंदर एक ख़ास बात कहना चाहूँगी। 2019 में बच्चों की एक शिकायत थी कि पेडागॉजी के ये जो मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट लिख कर दिए, इनके क्वेश्चंस भी आए थे 2019 में, जिसे आप एक्चुअल टीएम कहते हैं। वो 65 नंबर का आया था। 35 नंबर का जो जनरल पेपर 1 के अंदर क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज के, मैथ्स के, वो क्वेश्चंस आप लोगों को मिल गए थे अपने साइकोलॉजी वाले, यानी कि यही 100 मार्क्स के टीचिंग मेथडोलॉजी के एग्ज़ाम में। लेकिन वो जायज़ था। वो जायज़ इसलिए है कि जो भी आप सब्जेक्ट पेडागॉजी पढ़ते हैं उसके 3 यूनिट होते हैं। पहला यूनिट होता है उस डिसिप्लिन का, उस विषय की अपनी क्या अवधारणा है, उसका क्या कार्य क्षेत्र है, वो सारी बातें। दूसरे में आपको पढ़ना होता है उसका कंटेंट क्या है। तो अगर आप मैथ्स कर रहे हैं, लैंग्वेज कर रहे हैं, तो उसके LSRW, उसके अंदर वो सारी चीज़ें, उसके टीचिंग मेथड्स क्या है, अप्रोचेस क्या है, और आखिरी में आपको पढ़ना होता है उस विषय के अंदर आप असेसमेंट किस प्रकार से आकलन व मूल्यांकन करते हैं। तो इसमें से कुछ कंटेंट दोबारा से आप लोगों को, क्योंकि आपके लिए कॉमन है, आपने पेपर 1 में भी पढ़ा है, तो अगर आ जाता है तो इसमें कोई हाय तौबा वाली बात नहीं है कि पेपर हमारा आउट ऑफ सिलेबस आया। नहीं, पेपर बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंगली आया है, पर चीज़ें कहाँ पे क्या घूमेगी वो आप लोग धीरे धीरे जैसे जैसे पीवाई करेंगे तो आप लोगों को ना खुद ही चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। एनीवेज, अगले यूनिट पे बढ़ते हैं। यहाँ पर बेटा आप लोगों को करना है, हमारे को ना कुछ पर्सपेक्टिव्स करने हैं, कुछ आधार, कुछ परिप्रेक्ष्य करने हैं। हमें एक फिलॉसफिकल भी करना है और हमें साइकोलॉजिकल भी करना है। साइकोलॉजिकल का मतलब है जहाँ पे आपके सारे के सारे पेडागॉजिकल प्रोसेसेस आ जाएंगे। इन पेडागॉजिकल प्रोसेसेस में आपके टीचिंग लर्निंग के अंदर, यानी कि आपके टीचिंग के कितने अप्रोचेस हैं, आप लर्नर सेंटर्ड पर हो, लर्निंग सेंटर्ड पर हो, सब्जेक्ट सेंटर्ड पर हो, कॉम्पिटेंसी सेंटर्ड हो, या आप टीचर सेंटर्ड के ऊपर हो। दूसरा, आप लोगों के कितने टीचिंग मेथड्स हैं, उनके क्या क्या अप्रोचेस वगैरह रहे हैं, आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन सा होता है, आप किस प्रकार से लेसन प्लान बनाते हैं, यूनिट प्लान बनाते हैं, एनुअल प्लान बनाते हैं, आपका क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का होता है, आप अपनी क्लासरूम में किस प्रकार के डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, आपकी क्लास में पढ़ाने की जो शैली है वो किस प्रकार की है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे साइकोलॉजिकल में मिलेगी। और यहाँ दोबारा आपको देखने को मिलेगा CWSM, यानी कि जो बच्चे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है उनके लिए आप क्या खास करते हो वो आपको करना होगा। और यही बात आपको ICT टूल जब कर रहे थे तो उस ICT में भी आपको खास ये ध्यान रखना है कि टू मेक योर क्लासरूम मोर एंड मोर इंक्लूसिव, आप उसमें किस प्रकार से ICT की सहायता ले सकते हैं, यानी कि आपके असिस्टिव डिवाइसेस और आपकी असिस्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू आपने क्या क्या चीज़ें बनाई, आपका हेयरिंग एड जो है वो किस प्रकार बनकर आया। तो ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूसिव के कंटेक्स्ट में पढ़नी है। ये टॉपिक आप लोगों का दोनों यूनिट्स में जाएगा, आप लोगों का सोसाइटी एंड एजुकेशन वाले के अंदर भी आएगा, और ये आपका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में और थोड़ा बहुत पेडागॉजी के साथ भी जुड़ेगा। उसके बाद बेटा अगला वाला आता है आपका सोशियो फिलॉसफिकल, यानी कि फिलॉसफी का जो पार्ट है। देखिए, इस फिलॉसफी का पार्ट पहले आया करता था 2017 तक जब पेपर हुआ करता था, फिलॉसफी का पार्ट काफ़ी आया करता था। फिर जब पेपर 2018 में ऑनलाइन मूव हुआ, फिलॉसफी का पार्ट कम होता चला गया। फिलॉसफी में कुछ खास फिलॉसफर्स के बारे में आपको पता है, जॉन ड्यूई के बारे में आपको ज़रूर ही पढ़ना है, थोड़ा आपको रूसो के बारे में भी पढ़ना है। एक ब्रॉड आइडिया आपको होना चाहिए नेचुरलिज्म का, प्रैग्मेटिज्म का, आइडियलिज्म एक्सेट्रा का। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे और क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पर आप लोगों का एजुकेशन को लेके दोबारा से इंक्लूसिव वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर आएगा। साथ ही साथ हमारी एजुकेशन जो है उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ,
तो वो सारा आप लोगों को यहाँ पर करना होगा। जितने भी हमारे अभियान वगैरह चले, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान 2001 हो या समग्र शिक्षा अभियान 2018 हो, इसके अलावा भी बहुत सारे आपके इंटरनेशनल और नेशनल कौन कौन से समिट रहे, वो सारे आप लोगों को पढ़ने हैं। उसके बाद है बेटा आप लोगों का, मैंने कहा था कि पेडागोजी आपको 2 बार दिखेगा। एक बार पेडागोजी आप लोगों को सब्जेक्ट बेस्ड मिलेगा और एक बार आप जनरल पेडागोजी को पढ़ेंगे। तो वो जनरल पेडागोजी वाला पार्ट आपका यहाँ करिकुलम के साथ जुड़ा होगा। करिकुलम के अंदर आप लोगों को NCF 2005 ये आपका इक्वली इम्पॉर्टेंट है, एज इट हैड ऑलवेज बीन देयर लॉन्ग बिफोर। पहले भी आया करता था, अभी भी आपको आएगा। बट अलॉन्ग विद दिस अगर आप NCF 2023 को देख लेते हैं, उसके अंदर मोटा मोटा देख लेते हैं क्योंकि 600 प्लस पेजेस का है, सुनकर ही आपको बड़ा लग रहा होगा कि इन सब के बाद भी वो 600 पेज का पढ़ना है। फिर अगेन एक अच्छे मेंटोर का रोल यहाँ पर ही आता है कि वो 600 पेजों में से इतना पढ़ना है जिसमें से क्वेश्चन बनकर आ जाता है। जैसे अभी एक चंडीगढ़ का पेपर हुआ था NTT का, बड़ा अच्छा लगा, किसी स्टेट ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिया कि बताइए कि जो आप अपना करिकुलम में कंटेंट रखते हैं उसमें आपका लोकल और फॉरेन होगा या आपका इंटरनेशनल और नेशनल होगा या आपका लोकल और रीजनल होगा, वो कैसे होगा। तो वो क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनाया गया था नए वाले NCF में। SST का जहाँ पे पेडागोजी दे रखी है वहाँ खास वो परसेंटेज को डिवाइड करके दे रखा है 20-30-20-30 करके। तो उसके अंदर पूरा 100 बन जाएगा, 20-30-150, 20-30-150, 100 आपका पूरा बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। विकास की अवधारणा भी NTT वाले पेपर में चंडीगढ़ ने पूछा था, उसमें भी आप लोगों का विकास की अवधारणा और पंचादी इसके बारे में पूछा था। उन्होंने वर्ड नहीं लिखा पंचादी, उन्होंने कहा लर्निंग के क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, पर वो क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था, वो नए वाले NCF से ही पूछा गया था। तो वैसे तो मुझे बिल्कुल लगता नहीं है कि DSSS भी इतनी मेहनत करेगा, क्योंकि हर बार इनको वही क्वेश्चंस का कुछ इनका खास एक सोर्स है जहाँ से इनके क्वेश्चंस बनते हैं। और कोई भी टीचर जो काफ़ी समय से पेपर फॉलो करता आ रहा है उसको आइडिया होता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनकर आना है। एनीवेज बढ़ते हैं अगले वाले के ऊपर। इवैल्यूएशन बेटा आपको वही है, अगर आप इवैल्यूएशन एज कंसोलिडेटेड पढ़ लेते हैं तो इतना बढ़िया रहेगा कि जैसे हर सब्जेक्ट बेस्ड पेडागोजी के अंदर इवैल्यूएशन अलग से दे रखा होता है, आप वो मत पढ़िए, आप उसको इतना अच्छे से पढ़ लीजिए कि अगर मैं आपको कहती हूँ कि आर्ट एजुकेशन के अंदर आप असेसमेंट का कौन सा टूल अपनाएंगे, तो आर्ट एजुकेशन एक ऐसा विषय है जहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर नहीं होगा। तो इफ़ यू आर डूइंग अ टॉपिक, यू डू इट इन सच अ वे it should be done or covered so comprehensively so that all subject pedagogies will be covered under the same heading evaluation. इससे आपका काम जो है ना वो बहुत आसान हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बार बार नहीं पढ़नी पड़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके बाद है बेटा आप लोगों का यहाँ पर स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर आप लोगों की जितनी भी विद्यालय की नेतृत्व प्रणालियाँ है, विद्यालय को आपने अच्छा बनाने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लिए गए हैं कि आप कैसे एनरोलमेंट को, रिटेंशन को बढ़ा सकते हो। मिड डे मील ने आपको कितना हेल्प किया। मिड डे मील कब शुरू की गई थी? हम लोगों को आदत है 1995 तमिलनाडु लिखने की, लेकिन आपका है 1925 मद्रास का। खैर वो मैंने एप्लीकेशन पे सब करवाया हुआ है। उसके बाद है आप लोगों का मैनेजमेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट में आपको सारे वो सब नहीं पढ़ने हैं कि हर एक का आप थियोरी करेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का किसने दिया, हेनरी फेयोल का क्या है, थोड़ा बहुत आपको पता हो, पोस्टकॉप वगैरह कैसे करना है, और आपका पोको यानी कि जहाँ पर आप लोगों ने ये जो हेनरी फेयोल वगैरह के सारे कंसेप्ट है, तो एलाइड कंसेप्ट अलॉन्ग विद दीज आपको लोगों को मेन कौन का करना है वो सारा इसके अंदर मैंने करा रखा है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में से किसी एक आध चिप को क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद बेटा एक पार्ट है जो मैंने अभी तक अपने रिकॉर्ड जो हो चुका है कोर्स जिसमें काफ़ी बच्चे जुड़े थे उसमें नहीं कराया, उसमें मैंने 3 क्लासेस रोकी हुई है। मेरी 97 क्लासेस है, 100 होनी चाहिए, वो 3 क्लासेस मैंने रोकी किसकी हुई है, वो मैंने इस वाले पार्ट की रोकी हुई है जहाँ पर आपका मैंने एक छोटा सा शॉर्ट डाला था। पहले हमारा करिकुलम स्टेम का हुआ करता था, अब स्ट्रीम का है। इसमें भी क्वेश्चन आ चुका है स्टेम करिकुलम के ऊपर। तो ये जो स्ट्रीम करिकुलम है इसमें जो आर्ट एजुकेशन है तो उसके ऊपर आप लोगों को पढ़ना है आर्ट एजुकेशन, वर्क एजुकेशन और साथ में आपका हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। NCF 2005 ने 4 विषय ऐड करे थे, चौथा पीस एजुकेशन था जिसके लिए कोई बुक नहीं थी। सो आपके पास भी इसके लिए कोई अलग से कंटेंट नहीं पढ़ना, पर थोड़ा आपको वैल्यू एजुकेशन वगैरह के बारे में पता हो कि नीत्शे साहब ने क्या कहा था, वैल्यू को किस रूप में परिभाषित करेगा, वो थोड़ा बहुत आप लोगों ने करना है।
अब इसके अंदर से आपको मेन क्या पढ़ना है, किताबें सारी नहीं पढ़नी होती है, वही बात है, लिमिटेड ही पढ़ना होता है जो पेपर ओरिएंटेड होता है। तो जो आप लोगों का वर्क एजुकेशन है उसमें मेजर आपको डेवलपमेंट्स पढ़नी होती है कि वर्क एजुकेशन का कंसेप्ट कहाँ से उठकर आया। गांधी जी की वो बेसिक एजुकेशन से करते करते 2000 के करिकुलम ने इसको कैसे नाम बदल कर दिया, और उसके बाद 2005 तक आते आते जो हमारे को दिया गया था कि वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम दिया गया था कोठारी कमीशन के द्वारा, वो बाद में चलकर कैसे पटेल साहब कमेटी ने उसको SPUBW करके सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क को करके फिर फाइनली वर्क एजुकेशन 2000 के करिकुलम में दे दिया गया। उस सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है, क्वेश्चन उसी में से बनकर आते हैं। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के अंदर आपका सेफ्टी एजुकेशन वगैरह क्या है, और आपके जितने भी आसन वगैरह है, योगा वगैरह है, योगा का आप जानते हैं वैसे भी बहुत महत्व बढ़ गया है, इसके अंदर भी है, वो योगा वाला पार्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये वाली मेरी 3 क्लासेस है जो मैंने बोला हुआ बच्चों को कि मैं बिल्कुल आखिरी में जाके आप लोगों को कराऊंगी, बाकी सिलेबस तो यही ही रहेगा। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है। अगर आप लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो फिर से दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो बनाने में समय लगता है और बाय चांस मैं ये वीडियो ना चौथी बार बना रही हूँ, तो आप 4 बार लाइक नहीं कर सकते हो। आप ना एक बार अगर आपको अंदर से लगे कि किसी ने मेहनत करी है तो आप ना अपनी कोहलबर की, या तो हम सेकंड स्टेज की मोरालिटी को ले लेते हैं, गिव एंड टेक वाले की, कि अगर मैंने मेहनत करी है तो आप मुझे रिवॉर्ड के तौर के ऊपर ना एक लाइक दे देंगे, तो मैं अगला वीडियो एनटीटी वाले बच्चों के लिए बनाऊंगी कि आपकी जो 14 यूनिट्स कही है, हेडिंग्स बोली है, उसमें पढ़ना क्या क्या है। जैसे मैंने PRT का बनाया था और स्पेशल एजुकेटर TGT का बताया था। उसके बाद बेटा एक चीज़ और बताना चाहूँगी, वो बात ये है कि मेरे ना कुछ कोर्सेज चल रहे हैं जो बच्चे इंटरेस्टेड हो। हाँ, एक चीज़ और है, आप लोगों को जो मुश्किल वाली बात लगती है, मैंने अपनी स्ट्रेंथ भी बताई है, तो जो पार्ट मेरे बारे में नेगेटिव है वो भी बता देती हूँ। मेरे कोर्स की जो फ़ीस है ना, जो आपका यूट्यूब का ट्रेंड है ऑनलाइन एप्लीकेशंस वगैरह का, उससे बिल्कुल अलग हटकर है, क्योंकि मैं वो टीचर हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि आप मेरा रिकॉर्डेड कोर्स ही लीजिए, मैंने बोला है हाइब्रिड बैच में आप लोग आइए, आप ऑनलाइन भी पढ़िए, आप लाइव ऑनलाइन आके पढ़िए, रिकॉर्डेड वाला बैच भी आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड बैच कंप्लीट मिलेगा। एक आप लोगों का जो मेरा अभी हाइब्रिड बैच चल रहा है उसकी ऑनलाइन की क्लासेस मिलेगी। तीसरा, आप लोग जो डेली बेस बच्चे हैं जो आना चाहते हैं वो बच्चे ऑफिशियली आइए मेरे पास, फिजिकली आइए। हर टॉपिक को जो मैं पढ़ाती हूँ उसकी हार्ड कॉपी मैं बच्चों को प्रोवाइड करती हूँ। जो बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ हाइब्रिड बैच में और मेरे पास आते हैं और अपनी हार्ड कॉपीज़ लेकर जाते हैं, एक बार प्लीज़ सच्चाई वाला कमेंट कर दीजिएगा। और उसके बाद ये मेरे पास PRT एंटिटी स्पेशल एजुकेटर का कोर्स अवेलेबल है। अब मैं कहाँ पर पढ़ाती हूँ, तो बेटा अब ना मैं जैसे मेरा एप्लीकेशन मेरा खुद का है, इसी प्रकार से मेरा ये छोटा सा ऑफिस है। ठीक है, बच्चे मेरे पास आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं ना बहुत सारी आपको हाई फाई चीज़ें नहीं दे सकती हूँ, ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको दे सकती हूँ जो आपको एग्ज़ाम क्लियर कराने में आपको हेल्प करे। तो मेरा ये ऑफिस है A5 न्यू गुप्ता कॉलोनी, ये मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन पर आपको उतरना है। ज़्यादातर बच्चे जो टीचिंग के लिए ढूंढते हैं कोर्सेज़ को वो GTP नगर में आते हैं, तो GTP नगर से अगला वाला जो मेट्रो स्टेशन है वो मॉडल टाउन का है, बस वहाँ पर आपको उतरना है, फिर आप मेरे पास पहुँच जाएंगे। तो आप में से जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहें, क्योंकि मेरा क्या है, फ़ीस अब वो आपके ऊपर है, क्योंकि ये आपकी प्रायोरिटी है कि आपके लिए फ़ीस पे करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे फ़ीस बहुत कम है और आप एडवांस CTET को पढ़कर आ जाइए। और DSSB में ज़्यादा एज लिमिट नहीं है, आपकी 30 साल आपकी एज लिमिट है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको बहुत बार मौके नहीं मिलने हैं, 3-3, 4-4 साल के बाद पेपर आता है। तो आप देख लीजिएगा आपकी प्रायोरिटी क्या है। मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं जब सारी चीज़ें जेन्युइन एक एक चीज़ आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, कंटेंट कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और आपको हार्ड कॉपी में कितने क्वेश्चंस चाहिए, ये मैंने अपनी कुछ बुक्स वगैरह इस प्रकार की बना रखी है जो एक एक मॉड्यूल को लेकर है। तो ऐसी मेरी बुक्स वगैरह बनी है जिसमें से मैं आपको छाट छाट के फिल्टर करके एक एक टॉपिक को लेकर ऐसे आप लोगों को करा कर देती हूँ। ठीक है, तो आप में से जो भी बच्चे अगर मेरे साथ जुड़ना चाहें तो ये मेरा एप्लीकेशन है ब्रेन एनरिचमेंट अकेडमी। ठीक है, इसे आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मेरी क्लासेस जो है फ्री वाली है,
तो जो बच्चे मेरे वीडियो को अगर लाइक करेंगे तो वैसे ही आपको मेरे बहुत सारे वीडियोस शो हो जाएंगे। तो आप एक यूट्यूब का डेमो भी ले लीजिएगा, और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे एप्लीकेशन पे देखेंगे वहाँ फ्री क्लासेस है। उसके बाद भी मैं आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आप अगर मेरे साथ जुड़ते हैं और आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, येस आई डू एडमिट फ़ीस ज़्यादा है, तो आपकी ना फ़ीस 10 दिन तक पूरी सुरक्षित है। अगर आप 10 दिन पढ़ लेते हैं और आपको लगता है मैम दिस इज़ नॉट वर्थ, तो बेटा आपके ना पैसे पूरे अमानत है, पूरे का पूरा पैसा रिफ़ंड करूंगी। जैसे अब तक बीएड वाले बच्चों को मैंने रिफ़ंड करा था, जिनका पीआरटी के लिए कोर्ट का ऑर्डर आया था कि बीएड स्टूडेंट्स आर नो मोर एलिजिबल फॉर पीआरटी, तो उनका जब मैंने पैसा रिफ़ंड किया था ना, तो एप्लीकेशन पे जितना शेयर मुझे देना पड़ता है, मैंने वो पेनल्टी खुद उठाई थी। तो इसके अंदर भी आपका पैसा पूरा वापस होगा, मेरे को वहाँ कितना देना पड़ेगा वो मेरा कंसर्न है। तो अगर आप जुड़ते हैं तो मैं इस गारंटी के साथ आपको बोलती हूँ, आप पैसे दे रहे हैं, आप 10 दिन तक देखिएगा, इफ़ इट इज़ रियली वर्थ तो आप मुझे ज्वाइन कीजिएगा। और मेरे ग्रुप में भी जो बच्चे जुड़ते हैं, डोंट एक्सपेक्ट बेटा कि मैं ना आपको ग्रुप मेरे ज्वाइन आप कर रहे हैं, मैं आपको रोज़ पीडीएफ भेज रही हूँ, रोज़ नई नई चीज़ें भेज रही हूँ, रोज़ मेरे वीडियो आ रहे हैं। मैं वो सब काम नहीं करती हूँ, मैं एक प्योर टीचर हूँ, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं हूँ। और अब मेरा जो एरिया है मेन, वो पेपर 2 टीचिंग मेथडोलॉजी को लेकर। चलिए, बहुत सारी बातें आपको बता दी, अब मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। आपके लाइक्स मुझे ये बताएंगे कि एनटीटी वाले बच्चों का वीडियो मुझे विद सब हेडिंग्स बनाकर देना है या नहीं। तो नाउ इट्स अप टू यू। तो अब मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। गुड नाइट।